Hello students, how are you? I hope you all are doing well. In previous video, we discussed about the F.W. Taylor's principles and the techniques of the scientific management. Now we are going to start Fayol principles of management. So let's discuss the Fayol principles of management. So the Fayol principles was given by the Henry Fayol, who was a French mining engineer. देखा जाए तो ये भी वही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ही थे. He developed the general theory of business administration. देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो टेलर हैं उन्होंने शॉप फ्लोर यानी जो टेक्निकल वर्क्स है या जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है या फ्लोर लेवल पे काम होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया था या उसके रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स दी थी, जबकि फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड थ्योरीज दी थी. ठीक है, जो मैनेजमेंट थ्योरीज जिसे कहा जाता है उसके ऊपर उन्होंने थ्योरीज दी थी. सो मेनली जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो 14 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के ऊपर था, जिसे जो नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर कहा जाता था, जो जिसमें हम लोग फैक्ट्री के ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम एडमिनिस्ट्रेशन की जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं उस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग. सो उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के लिए भी जाना जाता है. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज. हमने मैनेजमेंट के अंदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. ये भी किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने ही दिया था, बस उनका थोड़ा सा वर्जन अलग था. उन्होंने जो दिया था वो था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, coordinating and controlling. So he was a manager's theorist and who given the 14 principles of management, and he is also known as the father of general management. So let's discuss what are the 14 principles was given by Henry Fayol. The first principle is division of work. तो जैसा नाम है मीन्स वर्क को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है. वर्क को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है. So work is divided into small tasks. A trained and specialist who is competent to is required to perform each job. वर्क है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही काम है, वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम होते हैं. तो उन वर्क को अकॉर्डिंग टू देयर नेचर हमें उसको क्या कर देना चाहिए? डिवाइड कर देना चाहिए. एंड जो डिवाइडेड जॉब है उसे पर्टिकुलरली एक स्पेशलाइज पर्सन, जो मतलब उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए स्पेशलिस्ट माना जाता है, वो उस जॉब को परफॉर्म करेगा. फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके स्कूल में आप 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, लेकिन पांचों सब्जेक्ट क्या एक ही टीचर पढ़ाता है? नहीं. All the 5 subjects are taught by the specialist or who are the master in that particular subjects. सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ये चीज़ अप्लाई होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एंड उसको एक स्पेशलिस्ट परफॉर्म करता है. जैसे अगर आप बैंक जाएं तो आप बैंक में देखोगे तो बैंक में भी कई डिविजन्स होते हैं. कैशियर डिपार्टमेंट अलग होता है, लोन डिपार्टमेंट अलग होता है. ठीक है. सो इससे बेनिफिट क्या होता है, या कहा जाए कि क्यों इस जॉब को हम डिवाइड कर देते हैं, इससे बेनिफिट क्या होता है? इससे एक तो पहला तो एक बेनिफिट हो जाता है स्पेशलाइजेशन का, एंड दूसरा क्या होता है कि जब कोई पर्सन एक ही काम को बार बार करने लगता है तो ही बिकम मोर इफिशिएंट इन दैट जॉब. ठीक है, उस जॉब को बार बार करने की वजह से, रेगुलर बेसिस पे करने की वजह से वो उसके अंदर और परफेक्ट होता जाता है. जैसे आपके टीचर्स को ले लो जिनको 20 ईयर्स 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भाई एक ऑब्वियस सी बात है उनको कई बार बुक्स की ज़रूरत ही नहीं होती पढ़ाने के लिए. आप उनको कभी भी कोई भी टॉपिक बोलो वो आपको एकदम से पढ़ाना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो सेम यही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है. द इंटेंट ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क इज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर वर्क फ्रॉम द सेम एफर्ट. मतलब बार बार करने की वजह से वो क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए हैं एंड एफिशिएंट हो गए हैं. सो लेट्स डिस्कस व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्क. सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है? स्पेशलाइजेशन. ठीक है, जो एक पर्टिकुलर जॉब है उसको एक स्पेशलाइज पर्सन जो उस जॉब के लिए क्वालिफाइड होगा वही उसको परफॉर्म करेगा. इससे क्या होगा? मिनिमम वेस्टेज होगा. मतलब
मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज क्या होगा, क्योंकि वो इफ़िशिएंट होता जाएगा एंड धीरे धीरे जो आपका वेस्टेज है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो टाइम का हो या रिसोर्सेज का हो, वो कम होगा. एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी क्यों, बिकॉज ऑन द रेगुलर बेसिस ही इज परफॉर्मिंग दिस जॉब, सो ही विल बिकम more efficient in that. If you not follow this principle, what are the effect? First one is the overburden with on a single employee. अगर वर्क डिवाइडेड नहीं होगा तो एक ही एम्प्लॉय के ऊपर क्या आ जाएगा, सिंगल एम्प्लॉय के ऊपर वर्क बर्डन बढ़ जाएगा. मतलब वो ये भी एक ए टाइप का भी जॉब कर रहा है, बी टाइप का भी जॉब कर रहा है, तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, बर्डन हो जाएगा. कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में भी पॉसिबल कि भाई दो लोग हैं, दोनों में कौन क्या काम करेगा. अगर डिवाइडेड ही नहीं होगा तो दूसरा बोलेगा मैं भी ये काम करूँगा, पहला वाला बोलेगा नहीं मैं भी तो यही काम करूँगा. तो ये क्या सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएंगे कि कौन कौन सा काम करेगा. वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, कई बार होगा कि एक ही काम को दोनों लोग कर रहे हैं तो उससे टाइम भी वेस्ट होगा प्लस रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे एंड उससे कन्फ्यूजन एंड केओस भी क्रिएट होगा. Now, what is the meaning of authority? Authority means right to give orders and obtain obedience. Means आपके पास ये राइट्स है कि आप किसी को ऑर्डर दे सको और वो उसको फॉलो करे. मीन्स अगर एक आप मैनेजर पोजीशन पे हो तो आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हो एंड वो उसको फॉलो करता है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर द रिजल्ट. मतलब आपको अगर कोई काम दिया गया है तो अगर आपके पास उस चीज़ की अथॉरिटी है तो आप उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल भी हो. और इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी तो वो मिसयूज़ होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी तो कभी भी गोल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. क्यों, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी कम है. तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. अगर ये बैलेंस्ड में नहीं होंगी तो कंपनी अपना टारगेट कभी भी अचीव नहीं कर पाएगी. और इन दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. अ सेल्स मैनेजर हैव अ नेगोशिएट अ डील विद अ बायर and she finds that she can offer a credit period of 60 days. She is likely to clinch the deal, which is supposed to be fetch the company net margin say 50 crores. Now the company gives the power to the manager offer the credit period of only 40 days. तो यहाँ पे इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर क्या इनके पास पूरी अथॉरिटी है? नहीं, क्योंकि इनके पास क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड करने की अथॉरिटी नहीं है. तो यहाँ पे जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो मिसबैलेंस है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी बराबर है तो आप अपनी अथॉरिटी का मिसयूज नहीं कर सकते हो, आप प्रॉपरली उसको यूज़ कर पाओगे. हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले. सो अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन टाइम कंप्लीट कर पाओगे. डिले इन वर्क ड्यू टू लेस अथॉरिटी. अगर आपके पास अथॉरिटी कम है तो आपका वर्क जो है वो डिले होगा. मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी. अगर एक्सेस अथॉरिटी है तो आपका काम, आप जो अथॉरिटी है उसको क्या करोगे, मिसयूज़ कर सकते हो. ओवरबर्डन विद द वर्क विद द एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपके पास अथॉरिटी कम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो आप क्या हो जाओगे, ओवरबर्डन हो जाओगे. किससे? वर्क से. द नेक्स्ट वन इज़ द डिसिप्लिन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. जस्ट इमेजिन कर लो तुम्हारी क्लास विदाउट टीचर, ठीक है, सब्जी मार्केट बना के रख देते हो तुम लोग. तो डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करें. ठीक है. डिसिप्लिन इज द ऑब्डियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द working of the organization. According to the Fayol, the discipline requires good superiors at all levels and the clear and fair agreements and the judicious application of the penalties. देखो डिसिप्लिन जो है, फेयोल क्या कहते थे, जो डिसिप्लिन है वो हर लेवल पे मतलब लोअर लेवल से लेके टॉप लेवल तक हर लेवल पे आपको डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है. और प्लस जो सुपीरियर्स हैं आपके, जो डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हैं, उनके अंदर भी डिसिप्लिन होना चाहिए. तभी तो वो बोल सकते हैं ना सबऑर्डिनेट्स को किस डिसिप्लिन मेंटेन करना है.
एंड एम्प्लॉय के बीच में एक क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। जैसे आपको बोला जाता है कि ये आपकी यूनिफॉर्म है, ये आपको पहन के आना है, तो वो आपको क्लियरली आपकी डायरी में मेंशन किया होता है। सेम जैसे एक जॉब के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। तो उस चीज़ को क्या करना है, हम उसे फॉलो करना है। अगर वो नहीं फॉलो करता है या कोई मिसकंडक्ट हैपन होता है तो उसके लिए पेनल्टीज भी एप्लीकेबल हो सकती है या होती हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है इस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए? हेल्पफुल वे इन अचीविंग गोल। ठीक है, हम ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करेंगे तो इट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू अचीविंग द गोल्स। इम्प्रूव एफिशिएंसी। ठीक है, इससे क्या होगा कि हम एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करेंगे, तो जो मैनेजमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में। cordial relation between the management and the employees means it's improve the relation between the management and employees and economic and the resources. Consequences of this principle, height of disorder, मतलब disorder create हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कर लो स्कूल में तुम्हारे सब क्या है, अलग यूनिफॉर्म में होंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग एंड केओस क्रिएट हो जाएगा, जैसे तुम्हारी क्लास के अंदर क्रिएट हो जाता है अगर सुपरवाइज़र नहीं होता है तो, या कहा जाता है टीचर सुपरवाइज नहीं करता है तो। वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनका वेस्टेज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वेस्टेज। द नेक्स्ट वन इज़ द यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का समझने के लिए जस्ट एक एग्जांपल समझ लो कि आप बिजनेस स्टडीज़ के लिए आपके पास एक टीचर है जो आपको बिजनेस स्टडी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन या पढ़ाना, प्रोजेक्ट फाइल सब कुछ देते हैं। अब मान लो कि तुम्हारे पास 2 बीएसटी के टीचर हैं। ठीक है, जस्ट सपोज दैट कि देयर 2 बीएसटी टीचर्स हु आर आस्किंग। एक टीचर बोलता है एनसीईआरटी को फॉलो करो, उसी में से नोट्स बनाओ। दूसरा टीचर बोलता है कि नहीं, मैंने एक रेफरेंस बुक दी है, उसमें से नोट्स बनाने हैं, वही मैं चेक करूँगा। तो तुम्हारी हालत क्या होगी कि इनकी सुने कि इनकी सुने? ठीक है, अब ये हो सकता है कि भाई पहले वाले टीचर जो हैं वो थोड़े पीट देते हैं, मारते हैं, तो हम चलो इन्हीं की सुन लेते हैं, इनके साथ तो झेल ही लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक ओवर बर्डन क्रिएट हो जाएगा, प्लस जो बेचारा बच्चा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो सेम चीज़ यूनिटी ऑफ कमांड के अंदर आता है कि ईच पार्टिसिपेंट इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। मतलब ये ध्यान रखना, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि वो एक ही सुपीरियर की बात सुनेगा और एक ही सुपीरियर को वो रिस्पॉन्सिबल होगा या उसको आंसर देगा कि भाई ये वाले सर हैं, इन्होंने बोला है वैसे ही अपने को काम करना है, हमें इनकी नहीं सुननी है। अगर ये भी आपके ऑथोराइज्ड आ गए बिजनेस स्टडीज़ में, ये भी बोलेंगे कि नहीं ये मेरी बात भी सुनो, तो तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम वो इमेजिन करो। तो ड्यूल सबऑर्डिनेशन शुड बी अवॉइडेड एंड इट्स प्रिवेंट द कंफ्यूजन रिगार्डिंग द टास्क टू बी डन। देखो यूनिटी ऑफ कमांड जो है ना, वो एक प्रिंसिपल्स तो नहीं बट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का अपोजिट है। कौन सी टेक्निक के अपोजिट है? फंक्शनल फोरमैनशिप। देखो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक ही सुपीरियर होना चाहिए, जबकि फंक्शनल फोरमैनशिप में कितने सुपीरियर थे? 8 फोरमैन थे जो वर्कर्स को क्या करते थे? ऑर्डर्स देते थे। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट और द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंसिपल? प्रिवेंट ड्यूल सबऑर्डिनेशन, ऑब्वियस सी बात है। ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबल टू एन इंडिविजुअल, मतलब बिजनेस स्टडीज़ के लिए कोई एक टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होगा और आप उसी को जवाबदेही होंगे। ठीक है, हार्मोनियस कॉर्डियल रिलेशन, ठीक है, दोनों के बीच में एक रिलेशन अच्छा डेवलप होगा। एफिशिएंसी इन द परफॉर्मेंस, डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक चीज़ बोल दी गई है, आप उसी को काम करेंगे, उसी के हिसाब से काम करेंगे। अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा, दो टीचर आपको बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? कॉन्फ्लिक्टिंग एंड केओस क्रिएट हो जाएगा। हम क्या करें? ईगो क्लैशेस बिटवीन द मैनेजर्स, तुमने एक की सुनी दूसरे की नहीं सुनी,
तो डेफिनेटली ईगो क्लैश होंगे। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन, नहीं रेफरेंस बुक से करना है, नहीं एनसीईआरटी से करना है। ब्रीच द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो डिसिप्लिन होगा वो भी कई बार वॉयलेशन होगा।